सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडब्ल्यू पैथ लैब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों फिक्सेशन क्या होता है। इससे पहले मैंने हिस्टोपैथोलॉजी का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट में बताया था आपको, हिस्टोपैथोलॉजी के स्टेप क्या होते हैं, वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो वहां पर जो पहला स्टेप था वो हमारा फिक्सेशन था। तो दोस्तों यहाँ भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे पहले जब भी आपके पास कोई बायोप्सी का स्पेसिमेन आएगा तो आपको सबसे पहले उसका रिक्विजिशन फॉर्म चेक करना होगा, और जो भी स्पेसिमेन आएगा जिस भी कंटेनर में, उससे रिक्विजिशन फॉर्म में जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, पेशेंट का नेम है, एज है, सेक्स है, ठीक है, इसी तरह से डेट कौन सा है, टाइम क्या है, फिजिशियन नाम क्या है, ये सभी चीजें जो है आपको मैच करनी होगी। मैच करने के बाद आप अपने लॉग बुक में एंट्री करेंगे उस स्पेसिफिक स्पेसिमेन को और उसका एक एचपी नंबर देंगे। देन आप हिस्टोपैथोलॉजी का पहला स्टेप अप्लाई करेंगे जिसे हम फिक्सेशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर फिक्सेशन की डेफिनेशन क्या है, फिक्सेशन क्या होता है। दूसरा हम जानेंगे एम्स ऑफ फिक्सेशन, या फिर हम कह सकते हैं रोल ऑफ फिक्सेटिव। फिक्सेशन हम क्यों करते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं फिक्सेटिव के रोल्स क्या होते हैं। तीसरा चीज जो हम जानेंगे वो आइडियल फिक्सेटिव किसे कहते हैं। एंड देन लास्ट हम जानेंगे इस वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्सेशन, वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो फिक्सेशन को प्रभावित करेंगे। तो पहले वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। ये वीडियो 1 है दोस्तों, जिसमें हम ये 4 टॉपिक को कवर करेंगे। सो लेट अस प्ले द वीडियो। फिक्सेशन क्या होता है, आखिर फिक्सेशन की डेफिनेशन क्या है। सो दोस्तों, व्हेन ए टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम बॉडी, व्हेन ए टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम बॉडी, removed from body, it begins to decompose। वो क्या होने लगेगी, begins to decompose। तो यहां यही है इसकी डेफिनेशन, व्हेन ए टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम बॉडी इट बिगन्स टू डिकम्पोज। जब भी कोई टिश्यू हमारे शरीर से अलग होगी, रिमूव होगी, तो वो डिकम्पोज होने लगती है, टूटने लगती है, सड़ने लगती है, विघटित होने लगती है। सो टू प्रिजर्व द टिश्यू इन नेचुरल स्टेट as nearly as possible, this tissue is placed into a solution called fixative, and this process is called fixation। okay, so definition बहुत ही easy है। When a tissue is removed from body, it begins to decompose. To preserve the tissue in a natural state as nearly as possible, this tissue is placed into a solution called fixative, and this process is called fixation। तो बहुत ही इजी इसका डेफिनेशन है। हिंदी में एक बार और बता देता हूं दोस्तों, जब भी कोई टिश्यू आपके शरीर से निकाली जाएगी, आपके बॉडी से निकाली जाएगी, तो वो डिकम्पोज होने लगती है, विघटित होने लगती है, ठीक है, डिकम्पोज होने लगती है। यहां मैं अंडरलाइन कर देता हूं। जब भी कोई टिश्यू आपके शरीर से निकाली जाएगी वो डिकम्पोज होने लगती है। टू प्रिजर्व द टिश्यू इन नेचुरल स्टेट, अगर हमें प्रिजर्व करना है अपने टिश्यू को नेचुरल स्टेट में जैसा कि वो था, एज नियरली एज पॉसिबल, हम पूरी कोशिश करते हैं। हमें उस टिश्यू को एक सॉल्यूशन में डालना होता है जिसे हम फिक्सेटिव कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिक्सेशन। तो बहुत ही इजी इसका डेफिनेशन है। थोड़ा सा और डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों, डेफिनेशन ही बता रहे हैं, ये किसी के पर्सन का हाथ है। मान लिया यहां पे बायोप्सी हुई, इंसिजन बायोप्सी हुई, उसके जरिए जो है ये टिश्यू निकाल दिया गया। इस टिश्यू को रिमूव कर दिया गया। अब क्या होगा, इस टिश्यू में डिकम्पोज होने लगेगा, ये टिश्यू विघटित होने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा। क्यों होगा, इसके पीछे भी रीजन है।
तो ये डिकम्पोज होने लगेगा। अब अगर हमें प्रिजर्व करना है अपने टिश्यू को, माइक्रोस्कोपी देखनी है, इसीलिए प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्व करने के लिए हम इसे एक सॉल्यूशन में डालते हैं, एक सॉल्यूशन में डालते हैं, उसे हम फिक्सेटिव कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम फिक्सेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम फिक्सेशन कहते हैं। तो यहां पे सवाल आता है ये दोस्तों डिकम्पोज का, कि जब भी हमारी टिश्यू निकलती है तो डिकम्पोज क्यों होती है। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण है ऑटोलिसिस, और दूसरा कारण है प्यूट्रीफैक्शन। ऑटोलिसिस क्या होता है, सेल्फ के एंजाइम होते हैं टिश्यू के जो लाइसिस करते हैं, तो हम कह सकते हैं ऑटोलिसिस तब होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम, एंड प्यूट्रीफैक्शन किसके द्वारा होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जब भी हमारी टिश्यू निकलेगी बैक्टीरियल अटैक होना शुरू हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं प्यूट्रीफैक्शन होता है बैक्टीरियल अटैक के द्वारा या बैक्टीरियल एक्शन की वजह से प्यूट्रीफैक्शन होता है टिश्यू में। तो उसी को बचाने के लिए हम अपने टिश्यू को सॉल्यूशन में डालेंगे जिसे फिक्सेटिव कहते हैं, और इसी प्रोसेस को फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिक्सेशन एक प्रोसेस है, फिक्सेटिव एक सॉल्यूशन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ना दूसरा हमारा एम्स ऑफ फिक्सेशन, जिसे हम रोल ऑफ फिक्सेटिव भी कह सकते हैं। यहां पर है एम्स ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेशन का एम क्या है, क्यों कर रहे हो। रोल ऑफ फिक्सेटिव भी से कह सकते हो कि फिक्सेटिव क्या करता है। ठीक है, तो इसके निम्नलिखित एम्स है, निम्नलिखित रोल्स है फिक्सेटिव के। सबसे पहले टू प्रिजर्व द टिश्यू इन इट्स नेचुरल स्टेट, in its natural state, ब्रैकेट में as nearly as possible। तो पहला इसका एम्स यही है। there are following aims, we can say that there are following roles of fixative। firstly, to preserve the tissue in its natural state as nearly as possible। यहां as nearly as possible क्यों कहा गया दोस्तों, यहां as nearly as possible इसलिए कहा गया है क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल स्टेट नहीं दिया जा सकता है जैसा कि वो टिश्यू शरीर में था। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि नेचुरल स्टेट में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकते हो नेचुरल स्टेट में, इसीलिए एज नियरली एज पॉसिबल का बहुत बड़ा रोल है, तो इसे लिखना मत भूलिएगा। सेकेंड चीज है, वो भी डेफिनेशन में ही है, फिक्सेशन का जो है एम्स ये भी है कि टू प्रिवेंट ऑटोलिसिस एंड प्यूट्रीफैक्शन, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो टिश्यू है उसमें ऑटोलिसिस और प्यूट्रीफैक्शन ना हो सके, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो हमारी टिश्यू डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। देन थर्ड है हार्डनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। हार्डनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। तीसरा इसका एम्स ये है, जो हमारी सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं उसको हार्ड करने में मदद करता है। ठीक है, कठोर बनाता है। एग्जांपल है स्किन, मसल एंड लिगामेंट्स। ये इसके एग्जाम्पल है जिसे ये कठोर बनाने में मदद करता है।
चौथा जो इसका एम्स है फिक्सेशन करने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, टू कन्वर्जेशन ऑफ semi fluid consistency to conversion of semi fluid consistency of cells to an irreversible semi solid consistency ऑफ सेल। तो चौथा जो इसका एम है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ताकि हम अपना कन्वर्जेशन कर सके सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी ऑफ सेल को टू एन इरिवर्सिबल सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में। जो भी हमारी टिश्यू आती है दोस्तों, उसमें जो सेल होते हैं वो सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी में होते हैं। तो अगर हमें अपने सेल के स्ट्रक्चर को बचाना है ताकि वो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें बदलाव ना आए उसके मॉर्फोलॉजी में, तो हमें फिक्सेशन में डालना होता है ताकि वो कन्वर्जेशन कर सके इरिवर्सिबल सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ सेल में। इससे हमारी सेल की आकार और संरचना में कोई भी बदलाव नहीं आएगा फिक्सेशन करने से। तो ये इसके एम्स हैं और हम कह सकते हैं रोल थे फिक्सेटिव के। नाउ अब हम जान लेते हैं आइडियल फिक्सेटिव क्या होता है। आइडियल फिक्सेटिव किसे कहते हैं? तो दोस्तों जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, when a tissue is removed from the body it begins to decompose. To preserve the tissue in natural state as nearly as possible, the tissue is immediately placed into a solution called fixative. एक सॉल्यूशन में डालते हैं जिसे हम फिक्सेटिव कहते हैं, and this process is called fixation. तो वहां पे मैंने एक सॉल्यूशन कहा था जिसे फिक्सेटिव कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए थे कि वो सॉल्यूशन फिक्सेटिव है, लेकिन यहाँ आइडियल शब्द आ गया है। तो ये क्या होता है आइडियल? आइडियल की हिंदी आप लोग जानते होंगे आदर्श कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में क्या कहेंगे? आइडियल फिक्सेटिव को। तो हिस्टोपैथोलॉजी में आइडियल फिक्सेटिव को हम मोस्ट suitable fixative कहते हैं। आइडियल फिक्सेटिव इज ए फिक्सेटिव विच इज मोस्ट सुटेबल फिक्सेटिव। सबसे ज्यादा सुटेबल फिक्सेटिव जो होता है उसे को हम आइडियल फिक्सेटिव कहते हैं। लेकिन दोस्तों आइडियल होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस फॉर आइडियल फिक्सेटिव। फर्स्टली, your ideal fixatives prevent autolysis and putrefaction. ये वर्ड का आपको इस्तेमाल करना होगा। कोई भी आपका फिक्सेटिव हो आइडियल, उसे जो है ऑटोलिसिस और प्यूट्रिफैक्शन को टिश्यू से रोकना होगा ताकि आपकी जो टिश्यू है वो डिकम्पोज ना हो, सड़े ना। दूसरा चीज, to preserve the tissue in its natural state as nearly as possible. Natural state ब्रैकेट में as nearly as पॉसिबल। तो ये चीजें आप पढ़ते हैं। आइडियल फिक्सेटिव कैसा होना चाहिए? प्रिवेंट कर सके ऑटोलिसिस को और प्यूट्रिफैक्शन को। दूसरी चीज, प्रिजर्व कर सके हमारे टिश्यू को नेचुरल स्टेट में एज नियरली एज पॉसिबल। इस तरह का होना चाहिए आइडियल फिक्सेटिव। तीसरी चीज, मेंटेनिंग द वॉल्यूम and shape of cells
cells as far as possible। तीसरा है सर जो है मेंटेन कर सके, जो भी वॉल्यूम है सेल्स की, टिश्यू की, शेप की, उसको मेंटेन कर सके, उसमें बदलाव ना आ पाए। ऐसा ना हो कि वॉल्यूम कम हो जाए या फिर शेप में बदलाव आ जाए, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसीलिए आइडियल फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए ताकि वो मेंटेन कर सके वॉल्यूम को और शेप को सेल के एज फार एज पॉसिबल। इसी तरह से दोस्तों हमारा आइडियल फिक्सेटिव रैपिड एक्शन होना चाहिए, रैपिड एक्शन होना चाहिए, देन चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। आइडियल फिक्सेटिव बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा, सब नहीं इसको जो है अफोर्ड कर पाएगा खरीदने की, इसीलिए आइडियल फिक्सेटिव सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए। एंड लास्ट, आइडियल फिक्सेटिव नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तो ये है आइडियल फिक्सेटिव की शर्तें। आइडियल फिक्सेटिव इस तरह की होनी चाहिए। मोस्ट कॉमनली लेबोरेटरीज में हम क्या यूज करते हैं? 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। इसको जब हम टाइप्स पढ़ाएंगे वीडियो सेकंड में तो बताएंगे 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन कैसे बनाया जाता है और उसके पूरे टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आइडियल फिक्सेटिव था। सो दोस्तों अब हम जान लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्सेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फिक्सेशन को प्रभावित करते हैं। सो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द फिक्सेशन एंड दैट इज फर्स्टली pH of the fixative solution, pH of the fixative, जो भी हम फिक्सेटिव यूज कर रहे हैं उसका pH जो है अफेक्ट करता है फिक्सेशन को। सो इसीलिए न्यूट्रल pH इज प्रेफर्ड। इसीलिए जो हमारा न्यूट्रल पीएच होता है उसे प्रेफर्ड माना जाता है। एंड न्यूट्रल पीएच कितना होता है? 7.0। इसी तरह से दोस्तों इसमें जो पीएच का बेस्ट रेंज माना जाता है फिक्सेटिव के लिए उसे हम 6 to 8 इज द बेस्ट रेंज ऑफ फिक्सेटिव। जो भी हमारा फिक्सेटिव है उसके लिए 6 to 8 pH बेस्ट रेंज होता है। यहीं पे अगर दोस्तों pH बहुत हाई एसिडिटी वाला हो, एसिडिक हो, ठीक है, हाई एसिडिक हो और एल्कलाइनिटी हो तो इंटरफ्रीज करता है हाई एसिडिक और हाई एल्कलिनिटी इंटरफ्रीज द फिक्सेशन। तो हाई एसिडिटी और एल्कलिनिटी इंटरफ्रीज द फिक्सेशन और फिक्सेशन प्रोसेस। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा हाई एसिडिक हमारा पीएच नहीं होना चाहिए फिक्सेटिव का और ना ही बहुत ही ज्यादा एल्कलिनिटी होना चाहिए पीएच फिक्सेटिव का। ठीक है, ये अफेक्ट करता है हमारे फिक्सेशन को। क्या अफेक्ट करता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंजेस अकर्स। हमारे टिश्यू से अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंजेस होने लगती है हमारे टिश्यू में। तो इसीलिए जो न्यूट्रल पीएच है उसे प्रेफर्ड माना जाता है या फिर आप बेस्ट रेंज है 6 to 8 पीएच आपके फिक्सेटिव का होना चाहिए। फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे फिक्सेशन को अफेक्ट करता है। कैसे? आरटी का नाम सुना होगा आपने। आरटी मींस
रूम टेम्परेचर इज suitable for routine work। जो रोज का हम काम करते हैं उसके लिए रूम टेम्परेचर ही फिक्सेशन के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है दोस्तों। सेकंड है हमारा हाई टेम्परेचर अगर है तो क्या अफेक्ट करेगा। सो हाई टेम्परेचर फैसिलिटेट द फिक्सेशन प्रोसेस। दोस्तों टेम्परेचर रूम टेम्परेचर सुटेबल होता है रूटीन वर्क करने के लिए। हाई टेम्परेचर अगर है तो वो फैसिलिटेट करता है, जल्दी होता है उससे हमारा फिक्सेशन प्रोसेस। और वहीं पे लो टेम्परेचर हम करते हैं, लो टेम्परेचर लाइक 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री। For enzyme हिस्टोकेमिस्ट्री। जब एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री करनी होती है तो वहां पे हम टेम्परेचर जो है लो रखते हैं 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्सेटिव का। ना दोस्तों तीसरा फैक्टर है ड्यूरेशन ऑफ फिक्सेशन। ड्यूरेशन कितनी है, अवधि कितनी है फिक्सेशन की, आप कितनी रख रहे हैं, तो ये भी प्रभावित करता है फिक्सेशन को। सो कितनी होनी चाहिए 12 to 24 आवर और रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन। ये लेकिन डिपेंड करता है हमारी साइज कितनी है टिश्यू की। अगर छोटा है तो 6 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन 12 to 24 आवर रिक्वायर्ड है फिक्सेशन के लिए, इतना होना चाहिए कम से कम। ठीक है। दूसरी बात, अगर प्रोलॉन्ग फिक्सेशन करते हैं आप, बहुत देर तक फिक्सेशन करते हैं तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग फिक्सेशन काउज श्रिंकेज and hardening of the tissue। तो अगर हम बहुत ही ज्यादा फिक्सेशन का टाइम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारे टिश्यू हार्ड हो जाएगा और उसमें श्रिंकेज इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए प्रोलॉन्ग फिक्सेशन नहीं किया जाता है, 12 to 24 आवर्स ही किया जाता है फिक्सेशन। अगर स्मॉल है हमारी टिश्यू तो हम 6 घंटे भी करते हैं। फैक्टर डी ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिक्सेटिव। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है दोस्तों, ऑस्मोलैरिटी मीन्स the concentration of a solution expressed as the total number of solute particles per liter called osmolarity। osmolarity में solute particles को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, पर लीटर में। तो हमारे फिक्सेशन के लिए ऑस्मोलैरिटी जो बेस्ट, अगर हमें रिजल्ट ऑब्टेन करना है तो हमारे फिक्सेटिव का ऑस्मोलैरिटी होना चाहिए माइल्ड हाइपर टोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, माइल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसका रेंज होता है 400 से 450 मिली, स्मॉल में दोस्तों ये मिली ऑस्मोल्स इसे कहते हैं।
400 से 450 मिली ऑस्मोल हमारा ऑस्मोलैरिटी होना चाहिए फिक्सेशन का, इसे बेस्ट बोलते हैं। अगर दोस्तों वहीं पे हाइपरटोनिक अगर सॉल्यूशन हो तो क्या होगा, अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जिसमें सॉल्यूट जो हमारा फिक्सेटिव होगा उसकी मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो, इसी को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा। और अगर हाइपोटोनिक हो तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो हमारी सेल श्रिंक कर जाएगी, तो हमारी जो सेल्स होंगी टिश्यू में वो श्रिंक कर जाएंगी, तो हम कह सकते हैं सेल श्रिंकेज इफेक्ट हो जाएगा। और अगर वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, तो ये पुअर फिक्सेशन होगा, तो ये पुअर फिक्सेशन होगा। तो ई कंसंट्रेशन ऑफ द फिक्सेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव, फिक्सेटिव की सांद्रता। सो माइल्ड लो कंसंट्रेशन, माइल्ड लो कंसंट्रेशन with neutral pH is preferred। सो दोस्तों F फैक्टर है हमारा एजिटेशन, एजिटेट करना, जो भी हमारा टिश्यू है उसको फिक्सेटिव में एजिटेट करना, तो उसे उस प्रोसेस को हम एजिटेशन कहते हैं। सो एजिटेशन increase the rate of penetration, अगर हम एजिटेशन करते हैं, एजिटेट करते हैं तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होता है रेट ऑफ पेनिट्रेशन, जो भी फिक्सेटिव है वो जल्द ही जो है टिश्यू में पहुंचने लगता है, तो उससे जो है फिक्सेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं फिक्सेशन को। इसी तरह से दूसरे वीडियो में हम जो है डिटेल में बताएंगे फिक्सेटिव कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा।